नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नंबर जो है 16। ठीक है, इसके पहले जो है 15 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो कि रुक्मणी प्रकाशन के बुक से लिया गया है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि इसमें हम ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन प्लस करा रहे हैं और ये प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आज का इसी का नेक्स्ट वीडियो है 16वां प्रैक्टिस सीट देखेंगे जिसमें कि 25 क्वेश्चन है और उसके बारे में देखेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे हर एक प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के अंतर को जो है किसने स्पष्ट किया था। इसमें जो नाम दिया गया है इनमें से किनके द्वारा जो है भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति को अंतर किया था, स्पष्ट किया था। तो नामों में देख लेते हैं तो क्रोबर हैं, टॉयलर हैं, या फिर मैकाइवर हैं, या फिर आगबर्न हैं। तो अगर इसमें हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। आगबर्न महोदय ने जो है ये स्पष्ट किया था भौतिक और अभौतिक संस्कृति में। ठीक है, आगबर्न ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी सोशल चेंज। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? सोशल चेंज। तो इस पुस्तक में इन्होंने जो है सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस पुस्तक के द्वारा। और उसमें इन्होंने संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया था। एक था भौतिक संस्कृति, दूसरा था अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति किसको कहते हैं? तो उसमें आता है जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो चीज़ें हम छू सकते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि किताब, पेन, स्कूल, कारखाना, पहिया आदि। ठीक है, और अगर हम क्या कहते हैं कि अभौतिक चीज़ों की बात करेंगे, अभौतिक संस्कृति की बात करेंगे तो उसमें रचनाएँ आएंगी और अमूर्त रचनाएं आएंगी, जैसे कि भाषा, विचार, धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, मिथक आदि जो है अभौतिक संस्कृति का प्रतिपादन करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो डी पार्ट से हो जाए, आगबर्न। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण जो है किसने प्रस्तुत किया है, ये बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन में है मेबो, वोई, सी टेलर, या फिर श्रीनिवास, या फिर जी.आर. मदानी। इनमें से किनके द्वारा जो है आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किया गया है। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मेबो वोई महोदय ने जो है आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किया था। ठीक है, भारतीय ग्रामीण समाज में। और भारतीय ग्रामीण समाज जो है सामाजिक ढांचा, आर्थिक ढांचा को प्रभावित करता है। एम एन श्रीनिवास ने जो है विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड ये पुस्तक लिखा था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है। तो अगर हम सामाजिक विकास के उपयुक्त सूचक की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी। ये जो है सामाजिक विकास का एक सूचक नहीं होता है। ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी इसको कहते हैं, जिसमें श्रमिक आवश्यकता से अधिक कार्य कर रहे हों। प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो है कुछ लोगों की उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है, अर्थात उन लोगों को उस काम से भी हटा लिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये बताना है। तो अगर हम बात करें, ये है यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। ठीक है, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ इसकी दशकीय वृद्धि जो है 17.7% है और इसका लिंग अनुपात जो है 912 है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें जो है सही नहीं है। तो अगर इसमें ऑप्शन की बात करेंगे सही वाला तो कौन सा गलत है, तो ये गलत है। दशकीय वृद्धि जो 17.7% है ये गलत है। ठीक है, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो दशकीय वृद्धि दर जो है 20.02% है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। तो दशकीय वृद्धि के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो है देश में कौन सा स्थान है, तो 14वां स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, देश में। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो सी पार्ट से हो जाएगा। इसकी दशकीय वृद्धि जो है 17.7% ये गलत है। यहाँ पे वृद्धि दर इसकी बात करेंगे तो 20.02% आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये बताना है। तो अगर हम क्षेत्रफल में छोटा सबसे जिला इसमें बात करेंगे कौन सा है, तो इनमें से सबसे छोटा जिला वाराणसी है। ठीक है, आंसर इसका वाराणसी हो जाएगा।
और इसके बाद अगर हम बात करें तो 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद से हापुड़ जिला को अलग करके बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो हापुड़ आता है, ठीक है, हापुड़। लेकिन हापुड़ ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन बताना था इनमें विकल्पों में से कौन सा है, तो वाराणसी आएगा, ठीक है। और अगर हम जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो इसकी कुल जनसंख्या हापुड़ की 13,38,221 है, ठीक है। हापुड़ का प्रारंभ नाम था पंचशील, बाद में 2012 में इसका नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार की बात करेंगे सबसे बड़ा जिला कौन सा आएगा, वो लखीमपुर खीरी आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो अगर हम अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करेंगे तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आंसर इसका जो है सी पार्ट से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20% जो है अनुसूचित जाति संख्या जो है यहाँ पे है, निवास करती है। उत्तर प्रदेश के 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या जो है 413 लाख है, ठीक है, यानी कि 20.7% है। अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है 11 लाख है, यानी कि 0.6% अनुसूचित जनजाति है, 0.6%, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो सी पार्ट से ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति वाला सबसे अधिक जो है राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का नाम आएगा अगर अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से मिलान बताना कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद या यूरेनियम झांसी। तो अगर हम डी पार्ट की बात करें यूरेनियम झांसी, तो ये गलत हो जाएगा। यूरेनियम जो है झांसी में नहीं मिलता है, ललितपुर जिला में जो है यूरेनियम का प्रमुख खान है, ठीक है। तो ललितपुर अगर होता तो ये सही होता, तो आंसर इसका इस तरीके से जो है डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के देश के कुल खनिज उत्पादन में अगर बात करेंगे तो 2.6% योगदान रहता है, और खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में जो है 10वां स्थान आता है, ठीक है। उच्च कोटि का जो है उत्तर प्रदेश में लोहा जो है नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य की स्थापना किसने किया था, यह बताना है। तो जौनपुर राज्य की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो किसने किया था, तो जौनपुर राज्य की स्थापना जो है मलिक सरवर ने किया था। आंसर इसका जो है ये पार्ट से हो जाएगा, मलिक सरवर। 1394 ईस्वी में जो है मलिक सरवर ने जौनपुर शहर की स्थापना किया गया था, मतलब मलिक शहर द्वारा 1394 ईस्वी, ठीक है। मलिक सरवर ने पूर्वाधिपति की उपाधि धारण की थी, और 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना करवाई थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था, इसलिए शहर का नाम जौनपुर पड़ा। तो ये कुछ बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न व्यक्तियों और उनकी विधा के बारे में कौन सही नहीं है बताना। मजरूह सुल्तानपुरी शायर, राजपाल यादव अभिनय, आर.एस. भट्ट चित्रकार या राजन साजन मिश्र रंगमंच। इसमें से बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अगर आंसर हम डी की बात करें, राजन साजन मिश्र, ये रंगमंच से संबंधित नहीं है। राजन मिश्रा और साजन मिश्रा भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। तो इस तरीके से ये आंसर गलत हो जाएगा, और हमारा यही आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। हमें इसमें से सही नहीं कौन बताना था, तो राजन साजन मिश्रा जो है शास्त्रीय गायक हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है, इसमें भी नहीं बताना है। बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। तो देखिए, इसमें से अगर हम उधम सिंह की बात करें तो ये जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय नहीं थे। इनका जो है अगर हम बात करेंगे तो 1857 के प्रथम जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बहादुर शाह जफर थे, जो कि दिल्ली में इनका स्थान था, इनका केंद्र था। झांसी की रानी ने जो है झांसी से बागडोर संभाला था। नाना साहब जो थे वो कानपुर में थे। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ से। कुंवर सिंह ने जो है आरा से, बिहार जो आरा जो है बिहार में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से नेतृत्व किया था। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। 73 टोपे जो थे वो ग्वालियर या फिर कानपुर से नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से इतने सारे लोग थे जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से संबंधित थे। उधम सिंह जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे।
इन्होंने जो है जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दोषी जो थे माइकल ओडायर को लंदन में 1940 में गोली मारी थी। ठीक है, भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक जिला नाम उधम सिंह के नाम पर रखा गया। उधम सिंह के बचपन का नाम क्या था? शेर सिंह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है ये बताना है। तो ग्रीन कार्ड योजना की बात करेंगे तो ये संबंध इसका परिवार नियोजन से है। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, परिवार नियोजन। ग्रीन कार्ड योजना जो है कब चलाया गया? तो 1983 में, 1983 में जो है ये योजना स्टार्ट किया गया था उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा, परिवार नियोजन से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में IIT सिटी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है ये बताना। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में IIT सिटी की स्थापना जो है वो लखनऊ में किया जा रहा है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो यह परियोजना कब से शुरुआत हुआ था? 13 अप्रैल 2016 से शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी है ये बताना है। तो कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में जो महाराष्ट्र और पंजाब राज्य हैं ये दोनों अग्रणी हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल जो उगाया जाता है उसको जो है हम लोग कहते हैं फसल रोपण अनुक्रम। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, फसल रोपण अनुक्रम। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने से उत्पादन में जो है वृद्धि होती है, इसलिए अपनाया जाता है और इसको फसल रोपण अनुक्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है ये बताना है। तो अगर बिजली सुलभ की बात करेंगे तो 2015 में जो है ये पूछा गया 2015 में कितने % ग्रामीण लोगों को सुलभ था। तो अगर आंसर हो जाएगा तो सी पार्ट से हो जाएगा, 56% ग्रामीण घरों को जो है भारत में बिजली सुलभ है। अभी बहुत से गांव में बिजली तक नहीं पहुंची है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की है। भारत की औसत प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है 914 यूनिट प्रति सालाना है। ठीक है, 914 यूनिट प्रति सालाना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात का प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है 1800 यूनिट्स पर सालाना है। तो इस तरीके से, और दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है यह योजना नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। अब इसके और चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो है सारस अथवा क्रॉन्च इसको कहा जाता है। ठीक है, सारस है राजकीय पक्षी। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक का पेड़ जो है राजकीय वृक्ष है। इसके बाद राजकीय चिन्ह का बात करेंगे तो राजकीय चिन्ह क्या? एक वृत्त है जिसके अंदर एक वृत्त है, यानी कि एक वृत्त है जिसके अंदर 2 मछलियां और तीर धनुष हैं। ठीक है, 2 मछली और तीर धनुष हैं। इसके बाद अगर हम बात करें राजकीय पुष्प की तो पलाश राजकीय पुष्प के अंतर्गत आता है, पलाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो अगर सबसे महिला साक्षरता दर में सब बात करेंगे तो सबसे कम की बात करेंगे तो वो अपना राज्य आ जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कम है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी है महिला साक्षरता दर? तो 57.2%। ठीक है, 57.2% महिला साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश में। भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है टोटल। और 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18% थी। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% आएगा भारत में। और अगर हम बात करें महिला साक्षरता दर की तो 65.64% है भारत में महिला साक्षरता दर। ठीक है, तो इस तरीके से सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो केरल है। केरल में 93.9% जो है साक्षरता दर है। लक्षद्वीप में 92.28 साक्षरता दर है। मिजोरम में 91.3 साक्षरता दर है। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य की बात करेंगे तो बिहार का नंबर आता है सबसे पहले नंबर पर, 63.82% है। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना है 66.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेराइट और एंडुलोसाइट ठीक है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ये 2 खनिज हैं जो बताना किस जिले में पाया जाता है। तो ये दोनों जो है सोनभद्र जिले में मिलता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, गोदावरी एवं नीरा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, ये बताना है। तो गोदावरी एवं नीरा नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, और गोदावरी जो है नासिक जिले के त्रियंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोदावरी को, ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया है दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को। और इसके बाद अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो पेनगंगा, इंद्रावणी, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, प्रवदा, वर्धा आदि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो गोदावरी नदी है। ठीक है, और कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फरक्का बांध किस नदी पर है, फरक्का बांध किस नदी पर है ये बताना है। तो फरक्का बांध की बात करेंगे तो यह गंगा नदी पर स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, और ये कहाँ पर है तो ये है पश्चिम बंगाल। फरक्का बांध कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, गंगा नदी पर। ठीक है, और ये जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। ठीक है, और जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूर ये स्थित है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो डी पार्ट से हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, इसका निर्माण जो 1975 में हुआ था और इसकी लंबाई 2.62 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल योजना है, ये बताना है। तो अगर हम बात करें ए पार्ट की, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये जो है वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल योजना है। ठीक है, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 15 अगस्त 2014 को जो है स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को, और 28 अगस्त 2014 को जो है ये योजना शुरुआत किया गया था। ठीक है, औपचारिक शुरुआत किए गए थे। इस तरीके से इसमें जो है कितने खाते खोले गए थे, उद्घाटन के दिन ही लगभग 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे योजना के उद्घाटन के दिन ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के रूप में केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन से उपाय किए गए हैं, ये बताना है। तो ये उपयुक्त सभी उपाय किए गए हैं। कृषकों को अपना कृषि उत्पाद कहीं भी और किसी को भी बेचने की छूट देना, अनाज, दलहन, तिलहन, खेत तेल, प्याज, आलू को आवश्यकता वाली वस्तुओं की सूची से हटाया जाना, कॉरपोरेट कंपनियों अथवा फर्मों के साथ संविदा खेती हेतु करार करने में छूट। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन मीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए अनुदान की गई धनराशि कितनी है, ये बताना है। तो अगर घन मीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्रों के लिए जो निर्माण के लिए अनुदान जो राशि की जाती है वो सामान्य वर्ग के लिए 5,500 रुपये, और इसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 7,000 रुपये जो है इसमें इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए पार्ट से हो जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए क्या कहते हैं कि ए पार्ट से सामान्य वर्ग है 5,500, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7,000 रुपये जो है इसमें रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम जो है 1981-82 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है पारिवारिक या घरेलू तथा सामुदायिक 2 प्रकार के संयंत्रों की स्थापना की गई है। अब अगर हम राष्ट्रीय बायोगैस में यौगिक का परसेंटेज की बात करें तो मीथेन जो है उसमें 50 से 75% पाया जाता है, मीथेन यानी कि CH4। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 25 से 50% तक होता है। नाइट्रोजन का इसमें परसेंटेज होता है 10% लगभग। हाइड्रोजन इसमें 1% होता है। तो इस तरीके से कुछ इसमें यौगिक हो गए। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी आवास योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके दिए गए सही कूट में क्या कहते हैं, दिए गए कूट में सही विकल्प चुनना है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो सी पार्ट से हो जाएगा, तीनों ये सही है। ठीक है, इंदिरा आवास योजना जो है 1 अप्रैल 1996 को एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है, और यह योजना जवाहर रोजगार योजना की एक घटक थी। ठीक है, इस योजना में कम से कम 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के होने चाहिए। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है तीनों पार्ट सही हो जाएगा। और इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिशों पर लागू की गई। तो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना की बात करेंगे तो यह करतार सिंह समिति की समितियों पर जो है सिफारिशों पर लागू किया गया, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संबंधित था। ठीक है, आंसर इसका जो है सी पार्ट से हो जाएगा। और यह जो है 1973 में ये समिति बनाई गई थी, करतार सिंह समिति 1973 में बनी थी। ठीक है, मौर्य समिति की बात करेंगे तो मौर्य समिति जो है ये 1946 में बनाया गया था। ठीक है, मुदलियार समिति की बात करेंगे तो मुदलियार समिति जो है ये 1959 में बनाया गया था। इसके बाद करतार सिंह समिति की बात करेंगे तो 1973 में बनाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 नचिकेता मौर्य समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र से है।
ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और यह था पूरा ओवरऑल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।